सी लैंग्वेज एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए उपयोग में आती है। सी लैंग्वेज हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज की एक खासियत में यह भी है कि सी लैंग्वेज पोर्टेबल है। सी लैंग्वेज समझने में सरल और कंपाइलेशन में भी सरल है। सी लैंग्वेज का कोड कार्यक्षम है। सी लैंग्वेज बहुत ही सरल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज की शोध डेनिस रिची नाम के एक वैज्ञानिक ने 1969 में की थी। सी लैंग्वेज के मुख्य भाग में फंक्शंस, वेरिएबल्स और लूपिंग टेक्निक्स आते हैं। सी लैंग्वेज का मुख्यत्वे उपयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग में होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कंपाइलर्स और फिल्टर्स। सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का सुधार है और बी लैंग्वेज बीसीपीएल लैंग्वेज पर से बनी हुई है। सी लैंग्वेज मूल जो सिस्टम थी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत व सुरक्षित है। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम 4 चीज़ों से बना हुआ है: वेरिएबल एंड टाइप डिक्लेरेशन, फंक्शंस, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस। हम सी फ्री नाम के एक सॉफ्टवेयर का सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग करेंगे। अगर आपके पास सी फ्री नाम का यह प्रोग्राम नहीं है तो आप इंटरनेट पर से यह फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कॉपी में होगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दे। इंस्टॉल करते ही डेस्कटॉप पर यह आइकॉन बन जाएगा। सी फ्री को शुरू करने के लिए यह आइकॉन पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही एक स्प्लैश स्क्रीन आ जाएगी और सी फ्री खुल जाएगा। यह स्प्लैश स्क्रीन से आप अपने बनाए गए प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं और नए प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का उपयोग नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है। ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का उपयोग बनाया हुआ प्रोजेक्ट खोलने के लिए होता है। न्यू फाइल से आप अपने प्रोग्राम की नई फाइल बना सकते हैं। ओपन एग्जिस्टिंग फाइल से आप बनाई हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। चलिए एक न्यू फाइल बनाते हैं, तो न्यू फाइल पर क्लिक कीजिए। न्यू फाइल पर क्लिक करते ही एक नया टैब बन जाएगा जिसका नाम untitled1.cpp होगा। यह एक फाइल है। सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन .c है और C++ प्रोग्राम का एक्सटेंशन cpp है। अगर आप इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज का प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S करें और आप जिस जगह पे यह प्रोग्राम स्टोर करना चाहते हैं उस जगह पर जाके प्रोग्राम का नाम लिख के उसके एक्सटेंशन में .c दीजिए। अगर यह प्रोग्राम आप C++ के तरीके से सेव करना चाहते हैं तो cpp लिखें और सेव बटन पर क्लिक करें। सेव बटन पर क्लिक करते ही प्रोग्राम की फाइल का नेम चेंज हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करने के लिए यह प्ले बटन का उपयोग होता है। तो इस तरह से आप सी फ्री के अंदर प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं और उसको कंपाइल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक
सिंपल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया हुआ है जो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रोग्राम कैसे लिखा जाए और यह प्रोग्राम कैसे काम करता है। सर्वप्रथम मैंने एक लाइन लिखी है जो फर्स्ट लाइन है, उसमें हैश इंक्लूड लेस देन काउंस stereo.h और ग्रेटर देन काउंस लिखा है। यह एक हीडर फाइल है। इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। stereo.h हीडर फाइल की मदद से हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। stereo.h फाइल के अंदर printf और scanf जैसे फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी होती है। तो यह हीडर फाइल हमें इंक्लूड करनी कंपलसरी है। उसके बाद में हमारे मेन फंक्शन की शुरुआत होती है। यहाँ मैंने मेन फंक्शन रिटर्न वैल्यू करे ऐसा लिखा है। इंटीजर प्रकार की वैल्यू यह मेन फंक्शन रिटर्न करेगा। यह मेन फंक्शन का आइडेंटिफायर है और मेन फंक्शन है, इसलिए यहाँ ब्रेसेस भी किए गए हैं। किसी भी सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम की शुरुआत और उसके एग्जीक्यूशन की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है। प्रिंटफ फंक्शन के उपयोग से हम कंसोल पर यानी कि स्क्रीन पर जो प्रिंट करना चाहते हैं वह प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग सबसे पहले प्रिंटफ लिखें, बाद में कौंस चालू करें, डबल कोट में आपको जो प्रिंट करना है वो लिख डालें, डबल कोट और कौंस पूरा कर दे, अंत में सेमीकोलन लिखें। हर सी और सी प्लस प्लस स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन जरूरी है। रिटर्न ज़ीरो का उपयोग वैल्यू रिटर्न करने के लिए होता है। जैसे कि हमने यहाँ इंटीजर रिटर्न करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ रिटर्न ज़ीरो लिखना जरूरी है। प्रोग्राम लिखने के बाद अंत में मेन फंक्शन का ब्लॉक पूरा कर दीजिए। तो यह है हमारा सिंपल सी प्रोग्राम। इसको रन करने के लिए यह ग्रीन बटन को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कंसोल पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप सी लैंग्वेज में सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले देखते हैं कि डेटा टाइप क्या है। यदि आप कोई डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको उस डेटा को विविध प्रकार के वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ेगा। अब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर्स करते हैं तब आपको वेरिएबल्स की डेटा टाइप भी लिखनी होगी। मतलब कि डेटा टाइप की मदद से हम जान सकते हैं कि वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा उपलब्ध है। तो यह डेटा टाइप का प्रयोजन है। चलिए सी लैंग्वेज में दी गई विविध प्रकार की डेटा टाइप्स को देखते हैं। सी लैंग्वेज में कई सारी डेटा टाइप्स है। सभी डेटा टाइप्स की साइज अलग अलग होती है और उसकी रेंज भी अलग अलग होती है। जैसे कि कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप का उपयोग न्यूमेरिक वैल्यू व अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। वह 1 बाइट साइज मेमोरी पर एलोकेट करती है। उसकी रेंज -128 to 127 और
0 to 255 तक की है। अनसाइन कैरेक्टर, वह 1 बाइट साइज की है, वह उसकी रेंज 0 to 255 है। वैसे ही साइन कैरेक्टर, इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग अलग अलग प्रकार की डेटा टाइप्स है। इंटीजर का उपयोग मुख्यत्वे न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू बहुत लंबी है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रिसीजन वाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप फ्लोट, डबल या फिर लॉन्ग डबल का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोट की मदद से आप पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट 4 बाइट साइज मेमोरी पर एलोकेट करता है। वह 6 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स वाली है और लंबी है तो आप डबल या फिर लॉन्ग डबल का उपयोग कर सकते हैं। उसकी साइज फ्लोट से दुगनी है। तो यह है सी लैंग्वेज में दी गई विविध प्रकार की डेटा टाइप्स। सी लैंग्वेज में 2 तरह की कमेंट्स होती है। कमेंट्स का उपयोग आपके कोडिंग के बारे में जानकारी देने के लिए होता है। कमेंट्स एग्जीक्यूट होती है परंतु उसका दूसरा कोई उपयोग नहीं है। वह सिर्फ कोडिंग का या फिर अपने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए उपयोग में आती है। मतलब कि कमेंट्स की मदद से आप अपने कोड को समझा सकते हैं। बाद में फिर जब आप यह कोड देखें तो यह कोड समझने में सरलता होगी। तो चलिए सी लैंग्वेज में कमेंट कैसे की जाती है वह देखते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आपको 2 बैकवर्ड स्लैश लिखनी होगी। बैकवर्ड स्लैश लिखने के बाद आप जो भी कमेंट में लिखना चाहते हैं वह लिख दीजिए। मैंने यहाँ दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है। तो यह है सिंगल लाइन कमेंट। अब देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का उपयोग जब आप अपनी कोई कमेंट लंबी हो या फिर 2-3 लाइन में लिखना चाहते हो तब होता है। जैसे कि मैं अपनी कमेंट 2 लाइनों में लिखना चाहता हूं तो मैं मल्टी लाइन कमेंट का उपयोग करूंगा। मल्टी लाइन कमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले बैकवर्ड स्लैश लिखें, बाद में स्टार यानी कि एस्ट्रिक साइन लिखें। उसके बाद आप जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं वह किसी भी लाइन में लिख दीजिए। जब आपकी कमेंट पूरी हो जाए तब फिर से स्टार लिखें और एक बैकवर्ड स्लैश लिखें। तो यह हो गई हमारी मल्टी लाइन कमेंट। यह कमेंट हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे सकती है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी कमेंट स्क्रीन पर प्रिंट नहीं हुई है, सिर्फ हमारा हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप कमेंट का उपयोग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसके अंदर सबसे पहले मैंने
studio.h की हीडर फाइल इंक्लूड की है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन की शुरुआत की है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट आता है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आप उसमें किस प्रकार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं वह आपको निश्चित करना होगा। जैसे कि अगर आप कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यदि आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर या फिर फ्लोट प्रकार के वेरिएबल डिक्लेयर्स करें। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल की डेटा टाइप लिखें। डेटा टाइप लिखने के बाद स्पेस करके वेरिएबल का नाम लिखें। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए। उसके बाद आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए तो सेमीकोलन कर दीजिए। यदि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो अल्पविराम देके दूसरा वेरिएबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आप वेरिएबल में डिक्लेरेशन के वक्त ही कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ए के अंदर 10 वैल्यू असाइन की है तो अब ए के अंदर 10 स्टोर होंगे। अगर आप वेरिएबल के अंदर उसके डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यू डालना नहीं चाहते तो बाद में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ b = 20 लिखा है तो यह है असाइनमेंट ऑफ वैल्यू इनटू वेरिएबल। अब मैं यह वैल्यूज़ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, यानी कि मैं स्क्रीन पर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंटफ फंक्शन की मदद से मैं इस वैल्यू को डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ a इज़ %d। %d का उपयोग इंटीजर प्रकार की वैल्यू को दिखाने के लिए होता है। हमारी वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। अब आपको आप कौन से वेरिएबल को दिखाना चाहते हैं वह अल्पविराम करके लिखना होगा। तो यह ए वैल्यू डिस्प्ले करेगा। उसी तरह मैंने प्रिंटफ फंक्शन की मदद से बी वैल्यू को भी प्रिंट करवाया है। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 जो हमने असाइन की थी और वैल्यू ऑफ बी इज़ 20। तो इस तरह से आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स का उपयोग कर सकते हैं। C++ में अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का उपयोग व प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें 3 वेरिएबल्स इंटीजर प्रकार के डिक्लेयर किए हुए हैं। मैंने ए में 5 वैल्यू असाइन की है, बी के अंदर 10 और सी के अंदर मैं एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। अब एरिथमेटिक ऑपरेशन देखते हैं। मैं सी के अंदर ए और बी का टोटल स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मुझे
पहले a लिखना होगा, बाद में प्लस साइन लिखनी होगी और b वेरिएबल लिखना होगा। तो अब c के अंदर a और b का टोटल होके स्टोर हो जाएगा। अब मैं इस टोटल को प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट करवा रहा हूं। वैसे ही आप b माइनस a करके माइनस ऑपरेटर की मदद से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां मैंने c के अंदर नई वैल्यू डाली है जो b माइनस a ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और फिर से मैं यह वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूं। उसी तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। मॉड्यूलो ऑपरेशन का उपयोग मॉड्यूलो यानी शेष जो बचता है उसको देखने के लिए या फिर वो पाने के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल ऑफ a एंड b इज 15। वैसे ही सब्सट्रैक्शन की वैल्यू 5 है। मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू b मतलब 10 इंटू 5 इज 50। डिवीजन ऑफ b बाय a इज 2 एंड मॉड्यूलो ऑफ a एंड b इज 5। तो इस तरह से आप सी लैंग्वेज के अंदर विविध प्रकार के ऑपरेटर्स का उपयोग करके अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। पॉइंटर्स का उपयोग किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, वह पॉइंटर्स के बारे में है। चलिए इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। अब आप हिडर फाइल्स और मेन फंक्शन के बारे में जानते हैं। चलिए पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाए वह देखते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार का आप पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाहते हैं उस प्रकार की डेटा टाइप लिखें। यहाँ मैं मेरा वेरिएबल इंटीजर प्रकार का बनाना चाहता हूँ। उसके बाद एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन साइन लिखें। उसके बाद आपके पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखें। यदि आप एक साथ कोई और वेरिएबल भी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहां कर सकते हैं। अब मैं मेरे दूसरे वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूं। अब पॉइंटर वेरिएबल की मदद से कोई दूसरे वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करने के लिए यह सिंटैक्स का उपयोग होता है। तो चलिए जानते हैं। p यहां पॉइंटर वेरिएबल है, तो सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल लिखें, उसके बाद इज इक्वल टू साइन लिखें। जिस वेरिएबल का आप एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल के आगे एम्बरसेंड साइन लगा के उस वेरिएबल का नाम लिख दे और अंत में सेमीकोलन लिख दे। तो इस प्रकार हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए %u का उपयोग होता है। जिस प्रकार हम इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए %d का उपयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एड्रेस ऑफ a इज 2293568 जो b वेरिएबल का एड्रेस है। तो इस प्रकार हम पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।